एक जनरेशन सवाल पूछ रही है और सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, पेपर लीक हो, सोशल मीडिया हो, एजुकेशन हो या पॉलिटिक्स। जेन ज़ी हर चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहा है। तो क्या ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है या इंडियन पॉलिटिक्स में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ इस पार्ट में बात होगी जेंजी यूथ यात्रा, पेपर लीक, सोशल मीडिया और यूथ पॉलिटिक्स पर। क्या आज का यूथ सिर्फ वोटर है तो उसी के या अंश है। कल की तो पॉलिटिक्स का मैं ये गेम कह रहा हूँ चेंजर? कि इन चलिए सब चीजों का बहुत इसी बड़े सवाल से पैमाने शुरू पर करिए खंडन हुआ है। पार्ट टू। आज ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस खंडन होती हुआ हैं। है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, सभी साथियों से मेरा अपील है कि भाई ये जो यात्रा हमने अभी बनारस से शुरू की है, 20 सितंबर को ये कंक्लूड हो रही है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, साथी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि उसमें शरीक हों और ये यात्री जिन जिलों में जा रहे हैं उनको हर तरह से सहयोग करें। संक्षेप में बता दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक कहाँ कहाँ जा अभी रही है। मैं वही बता रहा हूं कि उसको वो लोग सहयोग करें और इसी तरह से अन्य राज्यों में, जैसे झारखंड ने रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान चलाने का छोटा नागपुर में एक निर्णय लिया है, बिहार में भी चर्चा हो रही है। तो मैं इन साथियों से, जो मुझे सुन रहे हैं, महान पुरुषों से, मित्रों से, जो मुझे जानते हैं उनसे, क्योंकि मेरी जिंदगी के बारे में वो जानते हैं, मैंने जो भी किया है, जिस भी ढंग से किया है, वो जनता की प्रतिबद्धता के साथ किया है, न किसी मजबूरी में किया है, न किसी लालच में किया है। करेक्ट। तो मैं उन लोगों से कहूंगा इसको आप मदद कीजिए। अभी इनकी जो यात्रा है मिर्जापुर से शुरू हुई, जौनपुर पहुंची है, जौनपुर से ये आजमगढ़ जा रहे हैं, आजमगढ़ से ये मऊ जाएंगे, मऊ से ये बलिया जाएंगे, बलिया से गाजीपुर आएंगे, गाजीपुर से ये चंदौली आएंगे, चंदौली से ये जाएंगे सोनभद्र, सोनभद्र से लौट करके ये आएंगे बनारस, और बनारस में आकर के प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम भेजेंगे, जो 9 सूत्री इन्होंने कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें उन्होंने यह भी उठाया है कि उत्तर प्रदेश की पूंजी, जो बचत पूंजी CD यहाँ के रेशियो। लोगों का है, सीडी रेशियो जो है, जी। वो बाहर न जा करके यहीं खर्च किया जाए, आईटीआई के लिए खर्च किया जाए। तो हम मतलब यहाँ पर CD रेशियो का उद्योग मतलब हो गया कि उद्योग को बढ़ाया जाए उद्योग यहाँ में पर। खर्च किया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार अंदर भी मिल सकता है, बाहर भी उनको मिल सकता है। जी। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लूट रही हैं, उस पर भाई रोक लगा दो और उनको 4% जो कोऑपरेटिव रेट है उस पर सूद दो, और पैसे की कमी नहीं, यही पैसा जो आपका बचत बैंकों में जमा है उनमें आप बिना गारंटर के इनको ऋण दीजिए, ताकि वो अपना खुद में अपनी एक्टिविटी कर सके। 36-37% आप लूट न करें। और यह भी दो बात और उठाया है कि अब एक आदिवासी भी आपके समाज का ही हिस्सा है, इतना जी, मत बिल्कुल। करिए उसको कि वो, आप ये सोच रहे हैं कि उनको हथियारबंद हो गए थे मैंने खत्म कर दिया। अगर अन्याय जुल्म आप बनाए रखोगे तो इस तरह का अराजकपूर्ण माहौल बनेगा, उसमें वो कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो मैंने कहा कम से कम आप इतना तो कर दो भाई, जंगल जमीन तो आप लूट ही रहे हो, तो उनकी जो आदिवासी पहचान 1963 तक थी, वो पहचान को आप अपने यहाँ जनगणना में जुड़वा दीजिए। जबरन उनको किसी अन्य धर्म से क्यों आइडेंटिफाई कराते हैं? जी, जी। या कर्पूरी ठाकुर जो जैसा आदमी, एक फार्मूला बिहार में लागू किया, रोहिणी कमीशन आपने बनाया, उसको डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बच्चे अपने जो हक है उनके प्रति, और हो सकता है अगर आपको ये लगता है कि इतने सीमा तक सबने आगे बढ़ाना है, तो आपने तो खुद ही तोड़ दिया है, तो सीमा और बढ़ा दीजिए जिसमें उनके बीच में कोई झगड़ा न रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा पर्पज है कि एक व्यापक समाज की एकता बने, राष्ट्र निर्माण में लगे, पूंजी का निर्माण करे, अपनी तकनीक बनाए, एक मजबूत राज्य बने जो जनता के प्रति नरम हो और कारपोरेट जैसे लुटेरों के प्रति कम से कम एक संवैधानिक व्यवस्था में दिए हुए ढंग से उसे आचरण करने के लिए बाध्य करें। तो मैं इस उम्मीद के साथ इस यात्रा को कर रहा हूं,
और सभी साथियों से फिर मैं एक बार कहूँगा कि जो हमें सुन रहे हैं बड़े पैमाने पर इस बात को अपने बीच में, साथियों के बीच में ले जाएं। जो सहयोग राशि हो, जो जहाँ ये जा रहे हैं, हम आपका वो संपर्क स्कैनर शेयर करके कर देंगे हाँ इसी उनको में। आप दे दीजिए। जी। नहीं, स्कैनर उन्हीं लोगों ने अपना शेयर किया है, वो लोग चाहेंगे तो उनसे ले लेंगे। एक ओके आध फोन नंबर उनका आप उसमें डाल दीजिए। शेयर कर देता हूँ, ठीक जी। है। कुछ बातें आखिर में, मतलब ये यूथ वाले जो यूथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नई चीज़ें सामने आई हैं, उसके लिए ये अवेकेंड है या फ्रस्ट्रेटेड है, क्या लगता है? नहीं नहीं, देखो फ्रस्ट्रेशन तो बेसिकली अगर ये होता बड़े पैमाने पर वायलेंस होता। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट यूथ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब दे आर अवेकेंड। they are awakened and they are very clear about a responsible and accountable government. Otherwise जवाबदेह सरकार का नारा कहाँ से आता? शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा और बातें क्यों करते? देश बनाने की बात क्यों करते? कोई वायलेंस नहीं हुआ। आज के बच्चे होने भी नहीं दिया वायलेंस नहीं उन्होंने, होने रोका। नहीं दिया। जी। ये भाई इन्होंने अगर आप समझ लिए गोली चलवाते मारते, जब पहले आप बुलेट ले सकते हैं। अरे हद हो गई। एक सरकार ने लाठीचार्ज करा दिया था केरल में, लोहिया ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके उस सरकार को गिरवा दिया। अरे भाई तुम किस बात के लिए हो? तुम्हारा खुद का अपना अगर पॉलिटिकल कैरेक्टर का अध्ययन राजा किया तुम जाए, तुम जी बिल्कुल। खुद पॉलिटिकल कैरेक्टर का आपका अध्ययन किया जाए, तो आपने तो कभी भी अपने लोगों के साथ न्याय नहीं किया, देश की जनता के साथ न्याय नहीं किया। अरे सर, इसका जो बेस है पेपर लीक सॉरी पेपर लीक, तो पेपर लीक को करप्शन आप मानते हैं या सिस्टम फेल्योर का सिम्टम देखो मानते हैं पहली इसको? बात है, क्या है? सिस्टम फेल्योर इसीलिए है क्योंकि करप्शन है। आप एक सेंट्रलाइज करने का आज तक मैं लॉजिक नहीं समझा। सुनिए, हम्म। जितनी परीक्षाएं हुई अभी तक मेरे अपने जमाने में विकेंद्रित नहीं। जी। मेरिट वाले को जो गुण था वो मिलता, हम सब लोगों को मिला। लेकिन इनके जमाने में आप इतनी सेंट्रलाइज एग्जाम कराते हैं, और जिन राज्यों में जो दागदार कंपनियां थी ये प्रमाणित है, हम्म। उनको आप नेशनल लेवल पर नेशनल टेस्ट एजेंसी है उनके माध्यम से काम कराती है। तो इसकी जरूरत क्या थी? इसका मतलब ही है कि पेपर्स लीक में बड़े पैमाने पर कुछ करप्शन। बेनिफिशियरी करप्शन के थ्रू है। जी। इसीलिए सिस्टम कोलैप्स कर गया। एक तो सिस्टम इसलिए कोलैप्स कर गया, एक्स्ट्रा पावर का सेंट्रलाइजेशन। ये बीजेपी का काम है, पूरे देश में वन इलेक्शन वन नेशन करके आप सब कुछ को अपने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित करना चाहते हैं। और यही हम आपको बता रहे हैं, तानाशाही और फांसीवाद का यही लक्षण रहा है जो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी भी समय है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, भारतवर्ष में तानाशाही लाना आसान नहीं है। हमारे देश में विचारों की स्वतंत्रता और परंपराओं में जो सांप्रदायिक मतभेद रहे, एक साथ रहने की कला जानते हैं। आपके उकसाने से युद्ध नहीं होगा, कोई गृह युद्ध नहीं होगा। और ये जो बड़बोला लोग बुलडोजर चला रहे हैं, इनको सीन से बाहर कीजिए, नहीं तो देश में जो जितना बड़ा आंदोलन बन रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप उस आंदोलन से देश का नुकसान होने दें। आंदोलन नहीं करेगा, आप ही पागलपन में पिलेट जैसे बुलेट का उपयोग बेवकूफ़ी करेंगे, करेंगे जी। जिसमें निर्दोष बच्चे मारे जाएंगे। तो हैशटैग का एक मूवमेंट चल सकता है, शुरू कर सकते हैं क्या? उससे पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया जा सकता है इस वक्त? भाई बन ही रहा है। हम्म। हम कह रहे हैं कि जैसे मोदी बने भारतवर्ष में, जी। तो व्हाट्सएप ने उनको साथ दिया, ये इंस्टाग्राम ने इतने बड़े मूवमेंट को फैला दिया। तो कुछ भी अगर चलाया जाए, देखिए इस समय में टेक्नोलॉजी के, डिजिटल टेक्नोलॉजी के रोल को आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात रोल आउट सही कर है सकते हैं, जी। कि आज का जो सबसे ज्यादा प्रेशस मटेरियल है वो पेट्रोल नहीं है, आपका डेटा है। जी डेटा, बिल्कुल बिल्कुल। डेटा भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं। आपका डेटा का बहुत कुछ अमेरिका चला जाता है, बहुत कुछ आपके चीन में चला जाता है। तो आपके पास मैंने इतना बैंकरप्ट तो कभी भी हमारी देश की इकोनॉमी, हमारे देश की लीडरशिप नहीं रही भाई। हमारे पास सुई भी बनाने की क्षमता नहीं थी, तब भी हमने सब इंडस्ट्रीज से लेकर के इंस्टीट्यूशंस चलाए।
आज वही तो आप जो कहते हो कि माउस से हम पूरे दुनिया को हिलाते हैं, तो आपने क्या प्रोड्यूस किया उसमें? ये सब तो उसी आजादी के बाद जी, जी। नेहरूवियन एरा या बाद के जो दौर रहे उन्हीं का प्रोडक्शन है। हाँ, तो उसके बाद मैं तो कुछ ये नहीं कह हुआ। रहा हूँ कि जी। ये सरकार डेटा वगैरह को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है। प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, इसमें बड़े पैमाने पे देखो कमीशन खोरी हो रही है। आप जब इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, तो ट्रेडर्स की एक पूरी फौज है जो कमीशन खोरी कर रही है, खूब पैसा कमा रही है। आपको देखिए ना, शहर से लेके गांव से लेके एक ऐसा बड़ा पूंजी का एक लंपट अब वर्ग तैयार हुआ है, जिसके बारे में आप पता करो ये पैसा कैसे कमाया है, तो पता चला कि न कोई प्रोडक्शन से पैसा नहीं है, खाली कमीशन खोरी और घूसखोरी से जी। पैसा कमाया। तो एक ये जो जेनज़ी है, जो मूवमेंट है, जनरली इसने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से डिस्टेंस बनाने की कोशिश की और किया। तो ये क्यों कर रही है नहीं, देखो, ऐसा? पहली बात ये है कि ये 80 वाली दशक की नहीं है कि हम राजनीति विरोधी हैं। इसने ये कहा कि ट्रेडिशनल नहीं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं उसने नहीं, इसने डिस्टेंस ये कहा, बनाया। इसने कहा कि हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं। जी। कोई पार्टी अगर हमें समर्थन करे, इन्होंने कहा कि हम देखो किसी राजनीति में नहीं है अभी, हमारे आंदोलन को जो समर्थन करे उसको हम स्वीकार करेंगे। ये 80 में कहा गया था गैर राजनीतिक आंदोलन। जी, इन जी। लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि गैर राजनीतिक, इन्होंने कहा ये हमारे, स्पेसिफिक किसी पार्टी का नहीं है ये मूवमेंट, हाँ, ये उसने ये कहा। कहा और जी, कहा कि ये राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है, तभी तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट। ये हायर स्टेज है हुँ। जिनको इस आंदोलन में, मैं इसको केवल, मैं देखो जेन जी वगैरह न कह के, मैं बेसिकली इसको एक नई पीढ़ी जी। 15 साल से लेके 30 साल मैक्सिमम बच्चों का मेन चंक इस मूवमेंट में पाता हूं। हुँ। और उनका मकसद ये है कि एक देश में जवाबदेह सरकार बने, और वो जवाबदेह सरकार ही नहीं, जवाबदेह पार्टियां बने, जवाबदेह संस्थाएं बने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो संविधान में दिए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए, और पैसे के लिए कोई संकट नहीं है। अगर कारपोरेट जो है उनके ऊपर वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए और पैरिटी लाया जाए, जो जितना मिडिल क्लास इनकम देता है इनकम टैक्स में, जी। उतना वो भी दें, जो घटाया गया है उसको बराबर फिर 34 पर लाया जाए, तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, हम इन जरूरतों को पूरा कर सकें। अच्छा, आपका जो एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, रोज़गार अधिकार अभियान। हाँ, रोजगार तो सामाजिक अधिकार सामाजिक अभियान। अधिकार हाँ, अभियान। तो क्या ये रिलीजन और कास्ट की जो पॉलिटिक्स चलती है, इसे ये रिप्लेस कर सकता है नहीं नहीं, आपके वो हिसाब से? कर ही रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम अकेले की बात में नहीं कह रहा हूँ। जी। मैं तो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान जो दिल्ली से लेके हर जगह यूथ का, पीजेंट का, तो वर्किंग कॉमन क्लास का पॉलिटिकल मूवमेंट है, प्लेटफ़ॉर्म, हाँ। हाँ, जो मूवमेंट है उसी के पार्ट के बतौर रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान है। ये मैं इसको एक्सक्लूसिवली अलग करके नहीं देखता हूँ। तो ये जो आपकी यात्रा है, आपने बताया कि एआईपीएफ एक पार्ट है उसका। तो ये जो यात्रा है, तो ये एक मूवमेंट है या ऑर्गेनाइज़ेशन का ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि ये आईपीएफ जैसे संगठन इसको मदद करने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं जगह जगह, जी। या जैसे लोग यात्रा में निकाले हैं, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट हो या अन्य जो हमारे संगठन हैं, जी। वो लोग उन लोगों के लिए रात में टिकने, लोगों के लिए बुलाने, हुँ। आगे जाने के लिए कुछ फंड जनरेट करने, पीपुल्स कंट्रीब्यूशन, इसीलिए तो 1 रुपया से लेकर 1000 तक की बात किया। हाँ, कम से तो कम ये कंट्रीब्यूशन सबका रहे। कंट्रीब्यूशन सब कर रहे, जी। और ये एक वही परंपरा है जो गांधी जी ने 4 आना चवन्नी का काम किया था। और ये रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान, अभी इसका नाम है, कुछ और नाम हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि आज़ादी के दौर में जो कांग्रेस जैसा प्लेटफॉर्म बने, जो बुनियादी मुद्दों पर, जैसे उस समय आज़ादी और स्वराज के लिए था, जी। वैसा ही एक मजबूत वेलफेयर करने वाली सरकार, जो कारपोरेट को अनावश्यक रियायत न दे और आम जनता के अधिकारों का सम्मान करे और उसे लागू करे, इस तरह का एक राष्ट्रीय मंच बने। और इसका एक ही कहना है, जो लोग हिंसा, अपराध
सांप्रदायिक घृणा, दंगा कराते हैं, ऐसी ताकतों को छोड़ के जो लोग भी हैं यहाँ, उन सब लोगों का यह मंच है। और चुनाव में हम ये चाहेंगे कि अपराध और हिंसा की आवारागर्द राजनीति की जो ताकतें हैं उनको शिकस्त दिया जाए, और जो जन के प्रति सम्मानित लोग हैं, जो जनता के प्रति ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, हर तरह के उनको ब्रेन्स उनको समर्थन किया जाए। यही तक हमारा चुनाव के बारे में है। तो इंडिया की नेक्स्ट जो पॉलिटिकल वेव जो होगी वो यूथ लेड हो सकती है, नहीं, ऐसा यूथ लगता है? लेड, देखो हम कह रहे हैं कि यूथ उसका बेसिकली तो हर समय रहा है बड़े मूवमेंट। मैं आपको बताऊं, भगत सिंह क्या थे, 23.5 साल की उम्र में जी, उनकी, बिल्कुल। लेकिन उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी रेडिकल विचारधारा थी। कम्युनिस्ट आंदोलन में जो लोग थे, यंग ही थे, सारे थे जी। सोशलिस्टों में थे। तो मैं कह रहा हूं कि यूथ विचारधारा भिन्न हो सकती है, यंगस्टर्स हर समय रोल लिए। गांधी जी ही जब आए थे तो कितनी बड़ी उम्र थी, या हम ही लोग जब आए तो हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ से ही स्टूडेंट इसमें आए। जी। तो बात ये नहीं है कि यूथ ही रहेंगे, यूथ बड़े पैमाने पर, देखिए आपके पीजेंट मूवमेंट में भी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी यूथ है वहां। बात यह है कि सबकी राजनीतिक जो दिशा होगी आज के दौर में, वह वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने की होगी। और मैं अपने मित्रों से, खासतौर पर कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों से कहता हूं कि भाई समाजवाद का दौर अगला चरण हो सकता है। आज के दौर में एक मजबूत राज्य की भूमिका निकालना, जो जनता के प्रति प्रतिबद्ध हो, मतलब डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जिसका कमिटमेंट हो, वह अकाउंटेबिलिटी जी। इमीडिएटली हासिल करना, यही इस हमारे आंदोलन की दिशा आज हो सकती है। इस पर सब लोग एक साथ मिलकर काम करो, और मैं ये देख रहा हूं कि इसमें हमें एक हद तक सफलता भी मिल रही है। यूथ अगर ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो सबसे पहला जो पॉलिटिकल अजम्पशन कौन सा चैलेंज हो जाएगा? नहीं, पॉलिटिकल एजम्पशन जो मैंने बताया ना कि राजनीति अपनी धुरी से हट गई थी, गैर जरूरी चीजों में फंस गई थी, आवारागर्द हो गई थी। वो राजनीति को खींच करके फिर उन्हीं के बुनियादी मुद्दों पर ला देगी, रोजी रोटी के सवाल, सम्मान के सवाल जी। को ला देगी, खेती बाड़ी के सवाल को ला देगी, एमएसपी को ला देगी, चार जो कोड बनाए गए हैं उनको हटा मतलब देगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अधिकार के लिए ला देगी, और अपना सम्मान के साथ दुनिया में शांति हो, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, और साउथ साउथ की एकता बने, उस पर ला देगी। ये राजनीति की दिशा वही जा रही है। किसी की दादागिरी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना अमेरिका की करेंगे, ना चीन की भी करेंगे। ना रशिया ही करेंगे। नहीं, रसा तो है नहीं, चीन, हम कह रहे हैं हम मित्रता चाहेंगे चीन से, सबसे चाहेंगे मित्रता, हाँ, सभी से मित्रता चाहेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि चीन हमारा पड़ोसी है, ऐतिहासिक हमारा, लेकिन हम उनके डिक्टेट्स पर काम नहीं करेंगे, ना हम ट्रम्प के म्यूचुअल बेनिफिट्स पर काम हाँ, हो, हमारा बिल्कुल एक ठीक है। सॉवरेन नेशन है। हमने कहा है कि एक दूसरे के शांति टेरिटोरियल से रहें सब लोग। इंटरेस्ट को जी। देखेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सर आखिरी मरहले में पेपर लीक जो है ये क्राइम या सिस्टम फेलो? देखो, मैं कह रहा हूं एक कंपोजिट है। करप्शन इज ए क्राइम, ये हायर लेवल का करप्शन है, ये लेखपाल का करप्शन नहीं है, ये किसी आंगनबाड़ी का करप्शन नहीं है, यह हायर लेवल का करप्शन है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का वारा न्यारा होता है। तो रियली ये क्रिमिनल है। आप बच्चों के जीवन से खेल रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल्स लोगों के लिए, जैसे इन्होंने कानून बनाए हैं ये सजा देंगे, अरे भाई तुम पहले ये बताओ ना, इस तरह कंपनियों को क्यों देते हो ये सब कराने के लिए? इंस्टीट्यूशंस को खुद एग्जाम कराने की जवाबदेही क्यों नहीं देते हो? ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सिस्टम फेल्योर नहीं है ये तो जानबूझकर ये सिस्टम फेल्योर करप्शन है। ये दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, देखो सिस्टम फेल्योर तो ये है कि ये गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ये है गवर्नेंस की तो प्रॉब्लम इनके पास है। क्यों, कैसे बेहतर गवर्नेंस करेंगे जब वही सब, ये इंटेंशनल नहीं है पेपर लीक।
सर इसमें हुआ क्या था नहीं, कि हम एक बार बता जी, दें आप। इसका जो बेसिक आपको मालूम ही होगा हाँ, कि महाराष्ट्र में ये पुणे में पेपर बने, पुणे में ही सब कुछ हुआ। राजस्थान में किसी एक कहीं पर रिपोर्ट हुआ, क्योंकि किसी को अपने फादर से पैसे चाहिए थे कि हमको मिल रहा है पेपर, मैं पास हो जाऊंगा। जो फादर थे वो एक मतलब एक तरह से उसूल पसंद है, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, राजस्थान में रिपोर्ट हो गया। नहीं, हालांकि महाराष्ट्र में किसी को अकाउंटेबल अब तक नहीं किया गया है, वो तो एक गाजगिरी सिर्फ एक नहीं, आदमी मैं का। केवल इतनी बात कर रहा हूँ, देखो जी जनरल टर्म में ये जो गवर्नेंस का फेल्योर है, इसको भी समझने की जरूरत है। जितने भी करप्ट, जितने भी इस तरह की फोर्सेज हैं सेंट्रलाइजेशन में, जी उनको अगर आप टॉप पर बैठा देते हैं ले जाके, तो वो तो करप्शन करने के साथ साथ उस सिस्टम को भी तो खत्म करेंगे ना। सिस्टम को तो खत्म किया। सिस्टम फेल्योर का मतलब होता है कि मतलब हम गवर्नेंस नहीं कर पाए। नहीं, यहाँ पर जब नहीं, करप्शन किया मैं ये गया नहीं तो कह, देखो उसका यूज किया गया सिस्टम मैं का कह ना। रहा हूं कि ये गवर्नेंस की प्रॉब्लम केवल नहीं है, मैंने तो बार बार कहा। गवर्नेंस की प्रॉब्लम है ही नहीं सर ये। नहीं, नहीं, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। देखिए, गवर्नेंस की प्रॉब्लम किस सेंस में है जी कि अब जैसे मान लो आप चीफ जस्टिस है कि इंटेंशन की बात है सर। इंटेंशन गवर्न तो इंटेंशन अगर है तो फिर गवर्नेंस की बात ही नहीं। गवर्नेंस और सब चीजों में हो नहीं, सकती है। गवर्नेंस तो बाई प्रोडक्ट है ना, जी सफरर कौन है? गवर्नेंस ही है। देखिए, हम बता रहे हैं, जैसे आप एक ऐसे आदमी को दबाव देते हैं कि तुम्हारे ये हमने ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए हैं, तुमको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बना रहे हम्म। हैं। अगर तुम बाबरी मस्जिद पर ये जजमेंट दे देते हो, तो जजमेंट देने के बाद तुमको हम पारितोषिक भी देंगे। जी वो आदमी वहां जाता है, सब कुछ मानता है कि वहां कभी भी मंदिर नहीं था, वहां ये नहीं था, गिराया जाना गलत था, सब कुछ मानता है। लास्ट में क्या जजमेंट देता है कि इनको अलग एक जमीन दे दो। मैं ये कह रहा हूं कि अब इससे गवर्नेंस की प्रॉब्लम उभरेगी कि नहीं उभरेगी? जो तनाव सोसाइटी में है, एंजाइटी है। इस जुडिशरी को आप गवर्नेंस नहीं कहिए, देखो, जुडिशियल पार्ट भी, जुडिशरीज का या भी। मिली भगत को आप गवर्नेंस नहीं, नहीं नहीं, कहिए। मैं कह रहा हूं कि जुडिशरी, देखिए आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये सब कंस्टिट्यूट करती है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग। ये ऑटोनमी इनकी, चलिए इस पर फिर कभी बात करेंगे, इनकी। लेकिन सर फेल्योर का मतलब मैं समझता हूँ, अगर इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन अच्छा है, लेकिन इनएबिलिटी की वजह से नहीं, फेल्योर, वो तो वो एक गवर्नेंस हो गया। ये तो व्याख्या एक है। गवर्नेंस हो गया। नहीं, 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 गवर्नेंस का मतलब यह भी है, आपके क्रिमिनल एक्ट की वजह से भी गवर्नेंस कर नहीं सकते आप, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये तो इंटेंशनली हमने बैठाया है ना, करप्शन तो करने का भाई, पूरा सफरर कौन है? सिस्टम को। सफरर आम आदमी है। अरे, सफरर आम आदमी है तो गवर्नेंस ही तो उसका सफर करेगा। जो चलिए जो इस पर हम इस लोग पर फिर व्याख्या कभी करेंगे बात सर। करेंगे। हाँ। सोशल मीडिया, हम्म। ये आपको रेवोल्यूशन दिखता है या इल्यूजन दिखता है? देखो, ये सब बेसिकली दो यस एंड नो वाला मामला नहीं है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे सर्विसेज भी किए हैं। आज के दौर में जब मेजर मीडिया मोनोपोलाइज्ड हो गई हो, तो सोशल मीडिया भी अपनी बात ले जाने का एक माध्यम है। तो आप ही कर रहे हैं। हम कर रहे जी हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। जी इसको मैं इल्यूजन वगैरह कह के, आइदर इल्यूजन आर रेवोल्यूशन रिवोल्यूशन, जी। ये देखो, ये ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी नहीं होती। ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी नहीं होती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, उसमें हम लोग और सवालों पर अगर चले जाएंगे, तो जो इम्फेसिस है यूथ के राइज का, जी नई पीढ़ी के राइज का, मैं वो क्लियरिटी के लिए बोल रहा हूँ नहीं, ये नहीं, सब वो बात। ठीक है। वो कभी हम लोग कोई थेरेटिकल, जैसे मान लीजिए, जी जी अभी मैं सोच रहा था, मैगजिम गोर्की ने कहा, यही यही पूरा मोदी प्रकरण वगैरह में उसने लिखा, नॉट इवन एन ओशन ऑफ ब्लड कैन ड्राउन द ट्रुथ। तो मैंने इसका पैरेलल निकाला कि हजारों करोड़ खर्च करके भी
नकली इमेज आप नहीं बना सकते हो। अगर बना सकते हैं मतलब इल्यूजन आप बना सकते हैं, खून को माने जो सच है, वही बात हुई ना, इल्यूजन बना सकते हैं, हाँ, इल्यूजन कभी नहीं ना कभी खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि खून के मैंने मैं कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है, जी खून के सागर से भी उसको आप ज्यादा दिन ढक नहीं सकते। आर्टिफिशियल जो इमेज बनी मोदी जी की, मैंने उसका ट्रांसलेशन इस तरह से नहीं किया। मैंने कहा कि अब सब लोग कह रहे हैं कि मोदी का हजारों करोड़ रुपया जो मोदी महान का बनाया गया था वह ध्वस्त हो गया। देश एक नए दौर में प्रवेश कर गया। ये जो लोग कह रहे थे मोदी युग है, मोदी युग है, अब मोदी समर्थक भी ये कह रहे हैं कि मोदी युग इज ए गॉन युग। अब नई बात के दौर में आ रहे हैं जहां डेमोक्रेसी चलेगी, जहां लेजिटिमेसी चलेगी, जहां गुड गवर्नेंस की एक जवाबदेह सरकार बनेगी। ये बात वो कह रहे हैं। फ्यूचर में होप है या वार्निंग? देखो, हम तो भाई होपफुल हैं, तो होप तो है ही हमारे लिए। मैं इसको मान के चलता हूं कि मानव जाति अपने रास्ते निकालती है। कुछ व्यवधान, तानाशाह या प्राकृतिक आपदा ये होती हैं, जी। लेकिन ह्यूमैनिटी की कंटिन्यूटी उसकी वो बनी रहती है। अब आखिर सवाल आपसे जिसमें आपकी राय लेना चाहूँगा कि अगर आज का फ्रस्ट्रेटेड यूथ पॉलिटिक्स में उतरता है, तो वो सिर्फ सरकार बदलेगा या पॉलिटिकल ग्रामर ही बदल देगा? देखो, मैं कह रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड होगा तब तो उसको आप बेसिकली वो कुछ नहीं कर पाएगा। माने एक सेंसिटिव डीप एंजाइटी की कंडीशन में एक अवेकेंड कॉन्शस अवेयर्ड अवेयर फुल टीम उभर रही है जी जो विभिन्न विचारधाराओं की हो सकती है। वह बेसिकली सरकार, मैंने आपको बताया, सरकार बदलने तक की तो एक फिनोमिनन है सरकार का। इसकी यात्रा जाएगी एक डेमोक्रेटिक मजबूत राज्य के लिए निर्मित करना, जो राज्य जनता के भलाई के लिए काम करेगी, उन जो संविधान में अधिकार दिए हैं उसको लागू करेगी और कारपोरेट को मनमानापन के लिए छूट नहीं देगी, उसको भी कानून के दायरे में ले आएगी। ये जो वाया मॉरिशस, वाया सिंगापुर, ये जो ब्लैक मनी जाती है और व्हाइट होके चली आती है, ये सब पर लगाएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और राष्ट्रीय पूंजी का पूरा वो जो नियोजन है अपने हाथ में लेगी और प्लानिंग कमीशन जैसी कमीशंस को फिर से रिवाइव करेगी और बनाएगी। तो आप टीच करेंगे लोगों को कि इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए वेल्थ को डिसेंट्रलाइज करने वाला सिस्टम चाहिए आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि पूंजी का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। उसके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए। जाहिरा तौर पर आप लेवल प्लेइंग फील्ड और देंगे ना, खाली अडानी को लेकर आप चलेंगे? जब और जो नए उद्यमी आ रहे हैं खाली इन्हीं लोगों को क्यों दोगे? आप जैसे लोग, इनके जैसे लोग, नई पीढ़ी के लोग, किसानों में से उद्यमी पैदा हो रहे हैं। इवन यहाँ तक कि विभिन्न जातियों में उद्यमी पैदा हो रहे हैं, मजदूरों में भी उद्यमी पैदा हो रहे हैं। उनको फैसिलिटेट करिएगा कि ताकि हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो लोग बढ़े, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करें। केवल कुछ लोग कुंडली मार के चलेंगे, ये थोड़ा नहीं इजाजत दी। ठीक है सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जो ये यात्रा एक नई चीज़, एआईपीएफ भी नए युग में आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो नए युग को समाहित कर रहा है अपने आप में। इसकी भी शुभकामनाएं। और ये देखिए, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट कोई रिजिड संगठन नहीं है, ये एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है जी जिसके कुछ नेशनल और स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम ओपन हैं कि किसी बड़े डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन के पार्ट के बतौर हम उसमें काम करते हैं। बस हमारी राजनीतिक दिशा पर पकड़ होनी चाहिए, तो हम जूनियर पार्ट बन जन जी करके सवाल कर रही सांगठनिक है, तौर पर काम करने में लेकिन हमें क्या कोई ये दिक्कत सवाल नहीं। सियासत बदल सकते बहुत हैं? बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका समय क्या आज देने का के यूथ लिए। सिर्फ वोटर है या कल का गेम चेंजर? अब फैसला यूथ करेगा।